ये हैं नवनाथ अथरे जी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से एक छोटे से गांव अंबरखेड़ से बिलोंग करते हैं। इनके पास 10 एकड़ की ज़मीन है और आज ये 40 लाख से भी ज़्यादा सालाना इनकम कमाते हैं। अभी आप जिन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है सुनीता सोनवणे। ये भी नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। 2015 में 48 वर्ष की उम्र में इनके पति का देहांत हो गया और पूरे परिवार का कारभार इनके कंधों पे आ गया। और इनके पास जो ज़मीन थी 15 एकड़ की, उसको इन्होंने सह्याद्री फार्म्स में शेयर के रूप में दिया, जिसकी वजह से आज ये अच्छा खासा अर्निंग वहाँ से करती हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। 20,000 से भी ज़्यादा फार्मर के जीवन में इम्पैक्ट पड़ा है और उनकी अर्निंग भी डबल हुई है। नासिक के आसपास ज़िलों में रहने वाले फार्मर्स के लिए एक वरदान की तरह उभर के आए सह्याद्री फार्म्स आज बहुत सारे किसानों की ज़िंदगी में प्रभाव डाला है। और इतना बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के विजन के बदौलत पॉसिबल हो पाया है, जिनका नाम है विलास शिंदे। आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है इनकी स्टोरी को बताते हुए, क्योंकि हमारे कॉलेज के ये एलुमनी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सह्याद्री फार्म्स के बारे में, विलास शिंदे सर की स्टोरी के बारे में, कैसे ही जीरो से लेकर 1,000 करोड़ की कंपनी इन्होंने खड़ी की, इन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा किसानों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाए हैं, और भारत की सबसे बड़ी अंगूर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी उन्होंने कैसे बिल्ड की। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने लाई जाए तो हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नासिक की सह्याद्री फार्म्स, जो कि देश के सबसे बड़े अंगूर एक्सपोर्ट कंपनी है। सह्याद्री फार्म्स करीब 20,000 किसानों और 48 फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ मिलकर 8 से ज़्यादा फलों के उत्पादन में गुण है। विलास शिंदे जी भी एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। नासिक से नॉर्थ ईस्ट में 15 किलोमीटर की दूरी पे अदगांव विलेज में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी 6 भाई थे और 10 एकड़ की ज़मीन पे इनके यहाँ पे जो खेती की परंपरा थी बहुत पहले से चली आ रही थी। ये काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी पीजी की पढ़ाई एग्रीकल्चर में की महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से। कॉलेज खत्म होने के बाद ये अपने गांव जाते हैं और जो परंपरा चली आ रही थी बहुत पहले से खेती करने की, उसमें ये लग जाते हैं। इनका मानना था कि खेती एक गैम्बलिंग की तरह होती है। आपको अपना लक हर बार आजमाना पड़ता है, सीजन टू सीजन, क्रॉप टू क्रॉप आपको ट्राई करना पड़ता है। 10 एकड़ की ज़मीन में फार्मिंग करने के लिए शुरुआत के समय में इनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा लोन का सहारा लिया था और उस लोन की वजह से शुरुआत इनके घर पे कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। उस कर्जे को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत अलग अलग क्रॉप्स को अपनाया। खेती में हर बार लॉस की वजह से वो कर्जा 50,000 से लेकर 75 लाख रुपए तक हो गया था। अर्ली 2000 में काफ़ी बैड फेजेस से ये गुजरे। कर्जे को चुकाने के लिए इनकी जो पत्नी थी उनके जेवर बेचने पड़ गए, कुछ लैंड उनको सेल करना पड़ गया। ये कहते हैं कि मैंने 5 दिनों तक अपने आप को एक ही कमरे में लॉक कर दिया था और सिर्फ मैं अपने आप को देख रहा था। कुछ दिनों के बाद फैमिली के मेम्बर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप काम के लिए बाहर निकलिए, अपने दोस्तों से जाकर कुछ काम मांगिए। फैमिली का फिर समझाने के बाद ये बाहर निकलते हैं और अपने पुराने दोस्त के पास जाते हैं काम मांगने के लिए। तो उसने उनका काम वहाँ पे अंगूर एक्सपोर्ट करने में लगवा दिया। शुरुआत में इनको 15,000 रुपये मिलते थे पूरा कंटेनर लोड करने के लिए। तो ग्रैब शिपिंग का जो काम करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था इनको, और काम करने के दौरान ही इनको सबसे पहला आइडिया आया था अंगूर एक्सपोर्ट करने का, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। तो इन्होंने क्या किया, अपने गांव के 10 किसानों को इकट्ठा किया, उनको बोला कि आप ग्रेप्स उगाइए, मैं आप लोग की मदद करूंगा अंगूर को एक्सपोर्ट करने में और उसको अच्छे दामों में बिचवाने में। तो 2004 में सबसे पहला अंगूर एक्सपोर्ट इन्होंने किया था दूसरे कंट्री में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा। जो भी इन्होंने बॉक्स कंटेनर भेजे थे वो वहाँ से रिजेक्ट हो गए थे, ये रीज़न दे के कि आपके अंगूर की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है। लेकिन जो मेन रीज़न था, उस कंट्री में मार्केट क्रैश होने की वजह से उन्होंने उस बॉक्स को रिटर्न कर दिया था। क्वालिटी को लेकर उतना इशू नहीं था वहाँ पे। 2004 में मैंने जो एक कोशिश की थी एक्सपोर्ट की, तो वहाँ यूरोप में जो कंटेनर गए
तो वह फिर कुछ बायर की तरफ से कुछ क्वालिटी क्लेम आए और फिर उसमें उन्होंने कंटेनर को रिजेक्ट किया था। और उसका रीज़न एक था कि मार्केट क्रैश हुआ था, बट क्वालिटी रिलेटेड कुछ क्लेम करके उन्होंने वो इशू में वह डिस्प्यूट क्रिएट किया था। तो एक्सपोर्ट की मेन जर्नी शुरुआत हुई दोस्तों 2004 में, लेकिन आज ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रैप्स। नासिक को ग्रैप्स हब बना दिया इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से। तो उस फेलियर के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। छोटे से एक्सपोर्ट से इन्होंने स्टार्ट किया था, आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी इन्होंने अंगूर एक्सपोर्ट की। 2015 से लीडिंग कंपनी बनी हुई है इंडिया में। शुरुआत के समय पर इनके यहाँ पे पोस्ट मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने मशीन्स नहीं थे, उतने लोग भी नहीं थे। धीरे धीरे विदाउट फंडिंग लिए इन्होंने जो भी ग्रेप्स उगाते थे अपने एरिया में, उसको ही अपने कंट्री में अलग अलग स्टेट में बेचकर जो भी फंड इकट्ठा करते थे फिर उस बिज़नेस में लगाते थे। धीरे धीरे करके इन्होंने ग्रो किया और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आज सैदरी फार्म्स में 300 टन पर डे अंगूर की पैकेजिंग होती है और 90% से ज़्यादा अंगूर जो कि दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। इनके पास 8 से भी ज़्यादा क्रॉप्स हैं। आप जो किसान जैम वगैरह लेते हैं उनका 40% शेयर ये प्रोड्यूस करके देते हैं। किसान जैम सामने खाया होगा, टोमेटो केचप। उसके अलावा ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, पोमोग्रेनेट, बनाना और गुआवा जूस जैसे प्रोडक्ट भी इनके यहाँ से लॉन्च हुए हैं। इंडिया में सैदरी फार्म्स के प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम देखने को मिले होंगे, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो फॉरेन कंट्री में सेल होते हैं। इन्होंने इस तरीके का मॉडल बनाया दोस्तों कि फार्मर को किसी भी सीजन में लॉस नहीं होता है। इनका मानना है कि हमने 8 क्रॉप इस वजह से लिए हैं, जितने भी फार्मर इनके पास जुड़े हैं 20,000 से ज़्यादा, उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि हम खाली बैठे हैं, क्योंकि पूरे सीजन में इनके यहाँ पे खेती चलती रहती है, प्रोसेसिंग चलती रहती है। अगर किसी भी क्रॉप का सीजन ख़त्म होता है तो दूसरा क्रॉप वो फार्मर उगा लेता है और सैदरी फार्म्स में लाकर अच्छे दामों में उसको बेच भी पाता है। तो सैदरी फार्म जो है सेम आपकी कोऑपरेटिव मेथड पे काम करती है। टोटली और प्योरली जितने भी फार्मर्स हैं उनके ज़्यादा रन की जाती है। फार्मर्स यूनाइट होते हैं, जो भी इनके पास लैंड होती है उसको यूनाइट करते हैं। अगर किसी घर में 4 भाई हैं, उनके पास 10 एकड़ की ज़मीन है, तो वो अलग अलग बंटवारा नहीं करेंगे, वो साथ मिल के एक साथ खेती करेंगे। जितना भी शेयर उनका सैदरी में होगा उसके हिसाब से वो प्रॉफिट वहाँ से गेन करते हैं। विलास सिंधे जी बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट देते हैं इंडियन फार्मर्स के लिए। वो कहते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप यूनाइट हो जाइए, एक साथ मिलकर प्रोड्यूस कीजिए, या फिर आप क्विट कर दीजिए बिल्कुल ही। उन्होंने फार्मर्स को कलेक्टिव करने में बहुत ज़्यादा फोकस की, इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत लगाई है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं 75% फार्मर के पास सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टेयर की ज़मीन बची हुई है, अगर हम इंडिविजुअली काउंट करते हैं तो, जो कि एक क्रिकेट फील्ड से भी छोटी है। अभी अगर हम गवर्नमेंट डाटा को उठा के देखें तो जो इंडियन फार्मर की कलेक्टिव इनकम है, जो फैमिली इनकम मानी जाती है, वो 10,000 रुपये पर मंथ की रहती है। ये इंडिविजुअली नहीं है, हर एक फैमिली में 5 से 6 लोग रहते हैं। अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे तो 350 रुपये, 340 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आते हैं डेली के। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं इस वेजेस पे कोई भी किसान कभी भी अमीर नहीं हो पाएगा और हर साल वो डेप्ट में ही रहेगा। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे एफपीसी फार्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी पे विलास सिंधे जी बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं कि फार्मर्स को यूनाइट किया जाए, क्योंकि यूनाइट करने के बाद जब फार्मर छोटे छोटे लैंड को एक साथ मिलकर अपने क्रॉप्स उगाते हैं तो उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए, आप जो भी पेस्टिसाइड वगैरह खर्चे यूज़ करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के जो भी आपके खर्चे आते हैं, वो सारे खर्चे आधे हो जाते हैं, और जो भी आपका आउटपुट निकल के आता है वो बेटर होता है, और कम से कम लॉस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप वहाँ पे कमाते हैं। आज ये कंपनी 48 से भी ज़्यादा एफपीसी के साथ काम कर रही है। 18,000 से भी ज़्यादा फार्मर इनके साथ जुड़े हुए हैं। नासिक रीजन के साथ साथ इन्होंने सांगली, सातारा के जितने भी एफपीसी थे और उसके साथ साथ जितने भी एफपीओ थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया है, और धीरे धीरे दूसरे क्रॉप की तरफ भी एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि कॉटन, बनाना, सिट्रस, जो कि विदर्भ रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स इनकी खेती करते हैं। और दोस्तों दुनिया में जितनी भी वाइन बनती हैं, शराब जो भी बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेप्स का इस्तेमाल होता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो भी वाइन में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स यूज होता है, एक वैरायटी जिसका नाम है लूसियस ग्रेप्स, जो कि सैदरी में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और यहाँ पे ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है दूसरे कंट्री में इनका ग्रेप्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्यों होता है। तो ये जो वैरायटी है लूसियस ग्रेप्स, इसका नाम है आरा। तो ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड है, और ये ड्रॉट रीजन के लिए, हाई टेम्परेचर में भी और सेलिन सॉइल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है। ईजिली वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेती है। तो 12 साल की कड़ी मेहनत ने सैदरी फार्म्स को आज इस मुकाम पे लेकर आया है। आज विलास सिंधे जी को पूरा देश जानता है,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनको अवार्ड मिल चुके हैं और ये अलग अलग स्टेट में जाते हैं। आज एक एंटरप्रेन्योर के रूप में एक मिसाल बन के दूसरे फार्मर्स को मोटिवेट करते हैं और उनको अच्छी अर्निंग की तरफ बढ़ावा देते हैं। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे रिसर्च की कंटेंट निकाले, इंटरव्यू देखे आपको इस वीडियो को देने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।